डार्विनियन एवोल्यूशन का मसला आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन, कि हम सब एक सेल थे, जितने जानदार हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, जितने जानदार हैं, कुत्ते हो, बिल्ली हो, चिंपैंजी हो, बंदर हो, हम हो, सब एक सेल थे, वहीं से इवॉल्व होते रहे, अलग अलग शाखें बनती रहीं, तो एक शाख में जो है चिंपैंजीज चले गए, दूसरे शाख में हम आ गए। यानी हमारे चचेरे भाई, हमारे नहीं उनके होंगे, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम हमारे अब्बा हैं, तो हमें तो नहीं चाहिए। हालांकि डार्विन का नाम जो कि सबसे ज़्यादा इस प्लेटफॉर्म पे लिया जाता है कि अगर डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन के आइडिया को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो रिलीजन वालों को इस आइडिया को त्यागना पड़ेगा कि आदम और हवा एग्जिस्ट करते थे, आदम और ईव एग्जिस्ट करते थे। तो अब्राहमिक रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम के अंदर में जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट के साथ इवोल्यूशन के आइडियाज़ खड़े हुए हैं, इसलिए इवोल्यूशन उन चुनिंदा आइडियाज़ में से एक है जो कि अब्राहमिक रिलीजन वाले लोगों को कंपैरेटिवली ज़्यादा स्टिमुलेट करने की क्षमता रखता है। बाकी ज़िंदगी जिएँ कैसे जिएँ ना जिएँ उस पर तो मेरा अभी इतना पकड़ नहीं बनी है समझ को लेकर के, तो मैं उसमें पढ़ूंगा। आगे आने वाले वक्त में हो सकता है उससे रिलेटेड कोई आर्गुमेंट या वीडियोस आएँ, लेकिन अभी हम प्योरली इवोल्यूशन को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तुमको मालूम है कि डार्विन की डिग्री थियोलॉजी में थी। मतलब वो व्यक्ति जिसको दलील दी जाती है कि इस व्यक्ति के आइडियाज़ की वजह से अब्राहमिक रिलीजन के गॉड के आइडिया के साथ सीधे कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस बंदे की डिग्री ही थियोलॉजी के अंदर में है कि मतलब कि वो डिग्री करके वो व्यक्ति पादरी बनेगा, फादर बनेगा। वैसे तो जो डार्विन की फैमिली थी वो अपने आप में ही एक बढ़िया केस है कि उनके पिताजी खुद फिजिशियन थे और वो चाहते थे कि डार्विन डॉक्टर बने, और उनका दाखिला भी करवाया गया था यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबरा के अंदर में, लेकिन तब तक 2 साल हुए थे, एनेस्थीसिया भी नहीं आया था उस टाइम तक। तो और देख करके कि किस तरीके से लोग चिल्लाते हैं, बिलखते हैं, तो डार्विन से झिला नहीं। तो डार्विन ने फिर जो डिग्री की थी 3 साल की, जहाँ तक है वो आपका थियोलॉजी के अंदर में थी। और ये वो रीज़न है जिसकी वजह से डार्विन ने अपनी चीज़ों को बहुत लंबे दशकों तक तो पब्लिश ही नहीं किया था, क्योंकि डार्विन उस बात को समझते थे कि यार मैं थियोलॉजी की डिग्री किया हुआ हूँ, मुझे पता है कि ये आइडिया डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बैठा हुआ है कि या तो इस बात को दरकिनार करना पड़ेगा कि आदम और हवा एग्जिस्ट करते थे, या फिर एडम और ईव एग्जिस्ट करते थे, या फिर इस आइडिया को दरकिनार करना पड़ेगा कि इनसे पहले हमें इंसान से पहले भी एक पर्टिकुलर चीज़ हुआ करती थी जिससे इवॉल्व होकर के कोई इंसान जैसी चीज़ बनी है। डार्विन जब तक अपने 22 साल की उम्र में गए थे एक जहाज़ की जर्नी पर 5 साल के लिए, जहाँ पर उन्होंने वो सारी ऑब्जर्वेशन और वो आइडियाज़ उनके जहन में आए। जब वो चढ़ रहे थे HMS बीगल पे, तब तक वो एक अपने आप को डिवाउट क्रिश्चियन बोल सकते थे, वो बाइबल को लिटरेरी ट्रुथ मान सकते थे। लेकिन जैसे ही वो आए वहाँ से वापस, उन्होंने सोचा, उनके आइडियाज़ जब ये कंसीव हुए उनको, तो उन्होंने लाइक 10-20 साल तो कम से कम उन्होंने पब्लिश नहीं किया, जिक्र ही नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पर अगर उन्होंने ये बात बोल दी होती तो न तो रिलीजन वाले उनको छोड़ते, न तो साइंस वाले उनको छोड़ते, क्योंकि ये वो वक्त था जब रिलीजन और फिलॉसफी और साइंटिस्ट ये सारी चीज़ें बहुत हद तक ओवरलैप हुआ करती थी। आप ग्रेगर मैंडल का अगर एग्जांपल याद करें तो वो भी किस तरीके से वियना में चर्च से रिलेटेड थे, या फिर वो व्यक्ति हान सोलो बोल रहा हूँ मैं, हान सोलो तो स्टार वॉर्स में है। हैंसलो जो हैं उन्होंने, वो व्यक्ति थे जो कि पादरी भी थे और साइंटिस्ट मतलब टेम्परामेंट भी था, तो वो उन्होंने ही डार्विन को रिकमेंड किया था कि तुम ये जहाज़ की जो 5 साल की यात्रा है उस पे जाओ और लेकर के आना सारे के सारे फॉसिल्स जो भी सामान इकट्ठा करके लेकर के आ सकते हो। डार्विन के इवोल्यूशन के आइडिया लिखे बगैर उनकी किताब ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, डिसेंट ऑफ मैन, किसी भी अच्छा फन फैक्ट कि ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ में ऑलमोस्ट इवोल्यूशन शब्द इस्तेमाल ही नहीं हुआ मतलब कि वो इस्तेमाल हुआ बहुत ज़्यादा डिसेंट ऑफ मैन के अंदर में। और लोगों को ये भी लगता है कि इवोल्यूशन शब्द शायद डार्विन से ही आ रहा होगा, जबकि जब हम डार्विन के पिताजी की किताबें पढ़ते हैं, उनके पिताजी ने भी किताबें लिखी थी, तो उनके पिताजी भी इवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो लेमार्क पढ़ाया जाता है आपको, या डार्विन से पहले के जो लोग हैं जो कि वो भी इवोल्यूशन शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। डार्विन प्रसिद्ध हैं
जैसे कि न्यूटन प्रसिद्ध इसलिए नहीं कि उन्होंने ग्रेविटी की खोज कर ली थी या, है ना, वो इस चीज़ के लिए प्रसिद्ध हैं कि उन्होंने बोला कि जिस पर्टिकुलर तरीके से ये पत्थर ज़मीन पे गिरता है उसी पर्टिकुलर तरीके से ये चांद भी धरती पे गिर रहा है। यस, इट्स ट्रू। तो और उनके मैथमेटिकल डेरिवेशन देना उस चीज़ को कि जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मास के डायरेक्टली मल्टीपल में प्रोपोर्शनल है। ये है। उसी तरीके से डार्विन इसलिए फेमस नहीं है कि उन्होंने ये बोल दिया था कि इवोल्यूशन नाम की कोई चिड़िया होती है। डार्विन फेमस हैं उस इवोल्यूशन के प्रोसेस की सही मेथडोलॉजी देने के लिए कि आखिर ये जो अगर चीज़ें बदलती हैं, हमें हर तरफ बदलती हुई चीज़ें नज़र आती हैं। आपके मोबाइल जो पहले हुआ करते थे थोड़े थोड़े बदलते कैसे बदलते चले गए। आपके घर के अंदर में चश्मा अगर है तो वो कैसे धीरे धीरे थोड़ा बदलता चला गया। अच्छा, ये चश्मे से याद आया, हम इंटरैक्टिव वर्कशॉप कर रहे हैं, आज ही है, मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ 12 बजे, और आज शाम 5 बजे हमारी वर्कशॉप है। 4:30 बजे तक मैं कोई भी पेमेंट एक्सेप्ट करूँगा। तो अगर इंटरैक्टिव वर्कशॉप क्रिटिकल थिंकिंग पर अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। तो आपके घरों में जो चश्मे हैं वो किस तरीके से धीरे धीरे बदलते चले जाते हैं। आज की तारीख में वो चश्मे कॉन्टैक्ट लेंस की फॉर्म ले चुके हैं। तो अगर कोई व्यक्ति मुझे दिखाए कि ये जो मेरा पुराना चश्मा है इससे आगे चल कर के मेरा लेंस आया है, तो आप बोलेंगे अरे क्या पागल बना रहे क्या। आपके घरों के अंदर में अगर अलग अलग तरीके के मोबाइल हैं तो वो मोबाइल जो एक ज़माने में एक ऐसा डब्बा हुआ करता था, वो आज की तारीख में आपके स्मार्ट वॉच तक में एग्जिस्ट करता है। तो वो स्मार्ट वॉच के अंदर में भी वो मोबाइल ही है एक तरीके से आपका। तो चीज़ें किस तरीके से बदलती हैं, चेंज उसमें क्या कैसे आता है, उसका जो मैकेनिज़्म है कि होता किस तरीके से है, वो पर्टिकुलर चीज़ डार्विन ने दी। और वो मुश्किल नहीं है, वो इतनी सिंपल है कि चीज़ों के अंदर में थोड़ा बदलाव आता है, और वो बदलाव जब आता है तो कुछ चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि ब्लैकबेरी वाला मोबाइल आया था तो उसमें स्क्रीन बड़ी थी और नीचे कीपैड था, और उसमें थोड़ा सा बदलाव आया तो जो टिपिकल आज के टाइप के स्मार्टफोन होते हैं वो पूरी की पूरी स्क्रीन थी, उसके अंदर में लिखने के लिए कुछ भी नहीं था। तो वेरिएशन आया कि 2-3 अलग अलग तरीके के मोबाइल आए, उसमें से वो ब्लैकबेरी वाला ख़त्म हो गया, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाया। तो अब आपको उस तरीके के मोबाइल कंपैरेटिवली नहीं दिखेंगे। तो किस तरीके से वो पुराने मोबाइल से वेरिएशन क्रिएट होता है किसी भी चीज़ में, कुर्सी में, आइडियाज़ में, पॉपुलेशन में, दवाइयाँ बनाने में, आइडिया सिलेक्शन में, हर चीज़ में। यहाँ तक कि मैट रिडली की जो किताब है, जो हमने अपने जो किताबों का सिलसिला हमारा चल रहा है कि बेसिक डिस्कशन जिस पे करते हैं, तो 77 किताबें हमने अभी तक डिस्कस की हैं, बेसिक आइडियाज़ डिस्कस की हैं। उसमें से एक है मैट रिडली की द इवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। तो उसमें वो दिखा रहे हैं, बता रहे हैं हर चैप्टर के नाम के वाइज की चीज़ें इवॉल्व कैसे होती हैं। इवोल्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इवोल्यूशन ऑफ मनी, इवोल्यूशन ऑफ आइडियाज़, इवोल्यूशन ऑफ सेक्स, इस तरीके से पूरी लिस्ट है उनकी। तो जो फंडामेंटल आइडिया है वो कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है, अलग नहीं है। वेरिएशन, उसमें से कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाएगी वो आगे बढ़ जाएगी, फिर उसमें वेरिएशन, फिर उसमें से कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाएगी आगे बढ़ जाएगी। हम करें तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन, हमने मोबाइल इस तरीके से बनाए, कंप्यूटर स्क्रीन इस तरीके से बनी, मोबाइल इस तरीके से बने, माइक इस तरीके से बने। कौन कहेगा ये जो मेरे गले में पेंडेंट की तरह भी नज़र आ रहा है ये माइक है। किसी ज़माने में इतने ये पुराने से पुराना माइक, और ये आज की तारीख में ये, तो कौन कहेगा कि ये जो चीज़ है वो इससे आई है, ये डायनासोर है। आज की तारीख में ये जो पंछी नज़र आते हैं, कबूतर, ये वो उसका ये वर्जन है। तो ये चीज़ें जो बदलती हैं वो इवोल्यूशन केवल इस बारे में नहीं बताता है कि इंसान किस तरीके से कहीं से आया है। वो इतना फंडामेंटल आइडिया है कि वो लगभग हर चीज़, मतलब डेविड डॉइच की जो द बिगनिंग ऑफ इन्फिनिटी एंड द फैब्रिक ऑफ रियलिटी की जो दोनों किताबें, उन दोनों का जो एक सेंट्रल प्रेमाइस है वो ये है कि किस तरीके। अभी मेरे को दिख रहा है कि मैंने ना मोबाइल से रिकॉर्ड हो रहा है इससे रिकॉर्ड भी नहीं हो रहा है। खैर, अभी कमरे में कोई नहीं है तो आवाज़ आ रही होगी, सुनाई दे रही होगी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है रिकॉर्डिंग में। तो वो बात तो मैं भूल गया जो मैं बोल रहा था। तो अगर मैं कोशिश करूँगा आज वो आर्ग्यूमेंट्स या वो कहानियाँ, वो किस्से डिस्कस करने की जो कि अमूमन डिस्कस नहीं होते हैं।
मैं चाह करके भी किसी की सोच को नहीं बदल सकता, नहीं मेरा जुरिडिक्शन है किसी की सोच को बदलना, क्योंकि इस तरीके के व्यक्तियों के साथ लोगों का रेजोनेट कर जाते हैं, चाहे वो मैं हूँ चाहे कोई और व्यक्ति, क्योंकि हम व्यक्तियों के साथ रेजोनेट कर जाते हैं रादर देन आइडियाज़ को लेकर के। इसलिए इस तरीके के क्लिक बेटी टाइटल्स, इस तरीके के क्लिक बेटी थंबनेल्स वगैरह कंपैरेटिवली ज़्यादा चलते हैं। लेकिन आई टोटली अंडरस्टैंड कि ये आइडिया भी अपने आप में द फंडामेंटल आइडिया ऑफ इवोल्यूशन को ही हम समझाता है हमको कि आखिर इवोल्यूशन का आइडिया कभी भी सच गलत अच्छा बुरा को समझने के लिए नहीं था। इवोल्यूशन का आइडिया जो अगर एग्जिस्ट करता है तो वो सर्वाइवरशिप बायस के बहुत करीब एग्जिस्ट करता है। अच्छा, तो क्या डार्विन अगर न आते तो फिर क्या इस बात की संभावना थी कि हमें पता ही नहीं चलता कि भाई डार्विन को अगर आप पिछले 300 सालों की हिस्ट्री से अगर आप गायब कर दें तो क्या फिर ये बात है कि हम भगवान के लिए कोई अगेंस्ट में, मगर एटलीस्ट कि पहला आदम और हवा नहीं थे, इसके लिए हमारे पास कोई और दलील होती? नहीं, ये इनकी खूबसूरती ये है कि आइडियाज़ जो होते हैं ना इस तरीके के कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के ज़रिए हमें मिल ही जाते। कोई और व्यक्ति ये सेम चीज़ें ऑब्जर्व करता तो हो सकता था कि इसी निष्कर्ष तक पहुँचे। एंड द फन फैक्ट इज़ कि डार्विन नहीं है वो व्यक्ति जिन्होंने ये पहला कदम लिया कि मैं पब्लिश करूँगा। असल में इस व्यक्ति का नाम है अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, जो व्यक्ति कहाँ पर आपके मलय आर्किपेलागो के अंदर में काम कर रहे थे। एक जगह थी आइलैंड, वो भी आइलैंड थे अलग अलग तरीके के, वहाँ पर वो ऑब्जर्व कर रहे थे, तितलियों से रिलेटेड उनका काम था। और डार्विन का नाम इतना बड़ा था उस ज़माने में बगैर उनके इवोल्यूशन के आइडियाज़ के भी कि लोग उनको भेजते थे। अगर आप आज कोई बेहतरीन काम करते हैं तो आप चाहेंगे कि आज तो पब्लिश करेंगे, लेकिन किसी बड़े उसी फील्ड के सबसे बेस्ट साइंटिस्ट को भी आप लिख करके भेजेंगे कोई चीज़, है ना। तो वो बंदा अल्फ्रेड रसेल वॉलेस ने लिख करके भेजा किसको? आपके डार्विन भाई साहब को। यहाँ तक कि मेंडल भाई साहब ने डार्विन भाई साहब को लेटर लिखे थे। डार्विन भाई साहब ने पढ़े नहीं उनके लेटर, खैर। तो लेकिन अल्फ्रेड रसेल वॉलेस भाई साहब के पढ़े आइडियाज़ और उन्होंने देखा कि ये तो अलग ऑब्जर्वेशन से सेम जो है इन्फेरेंस तक पहुंच रहा है, सेम अल्टीमेट आइडिया तक पहुंच रहा है ये व्यक्ति। तो फिर वो मिल करके दोनों ने साथ में पब्लिश किया। लेकिन क्योंकि डार्विन भाई साहब ने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ किताब लिख दी थी, जिसकी वजह से इतिहास में आप केवल डार्विन भैया का नाम सुनते हैं। और अल्फ्रेड रसेल वॉलेस, वो पेपर जो इवोल्यूशन का जो पेपर है, वो पेपर में भी दोनों का ही नाम है, अल्फ्रेड रसेल वॉलेस और डार्विन भाई साहब का। लेकिन डार्विन भाई साहब का नाम उनकी किताब की वजह से बहुत फेमस है, जो कि पहले दिन से ही बेस्ट सेलर चल रही है। ऐसा नहीं है कि होता है अक्सर कि लोगों की शुरुआत में लोग मानते नहीं है, जानते नहीं है, तो शुरुआत में उनकी मूवीज़ नहीं चलती और बाद में वो हिट हो जाती हैं। नहीं, डार्विन भैया पहले दिन से उनकी जो है बेस्ट सेलर रह रहे हैं, आज तक बेस्ट सेलर हैं। डार्विन ने, आइंस्टीन ने, इन सभी लोगों ने अपनी कज़न्स से शादी की। डार्विन और एमा की शादी से 10 बच्चे हुए। 10 में से, जैसा कि इतिहास में हमेशा से होता आया है, हम आज की तारीख में वैक्सीनेशन और दवाइयों, एंटीबायोटिक के ज़रिए हम 5 साल से कम के बच्चों को मरने नहीं देते हैं। लेकिन डार्विन, जिनके पिता फिजिशियन थे, जिनके पास अंधा पैसा था, जिनकी जो ख़ानदान में जो आपने अगर चाइना वगैरह का नाम सुना है, मतलब डिश वगैरह, तो वो वेजवुड ख़ानदान से थे, जोसाया वेजवुड। और बहुत पैसा भी था, बहुत नामचीन भी थे, फिजिशियन डॉक्टर भी थे। लेकिन फिर भी उनके 10 में से 3 बच्चे बचपन में मर गए। उनकी एक बहुत बहुत पसंदीदा बेटी थी एनी, जो कि 10 साल की उम्र में जिसकी मौत हुई थी। और लोगों के व्यूज़ हैं, पीपल वांट टू नो कि वो जो पहला बंदा था जिसकी जर्नी ही शुरू थियोलॉजी से हुई है, जिसकी जर्नी शुरू गॉड के आइडिया को 3 साल स्टडी करने से हुई है, जो पादरी बनना चाह रहा था, उसकी जर्नी में किस तरीके से वो व्यक्ति वो आइडियाज़ दे करके गया, जिसकी वजह से एटलीस्ट आदम और हवा वाला जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब क्लैश जो है क्रिएट होता है। वो व्यक्ति किस तरीके से जानता है कि मैं इसको पब्लिश नहीं कर सकता, फिर वो पब्लिश भी करता है। और लोग जानना चाहते थे कि इस व्यक्ति की ट्रेजेक्ट्री क्या रही विश्वास से लेकर के गॉड में विश्वास न रखने की। तो उन्होंने
जैसे लिखते हैं, मतलब लिखने का रिवाज बहुत ज़्यादा है, तो डार्विन की जो लिखाई है उसके अंदर में उनको मिला कि डार्विन ने अपनी बेटी के लिए एक मेमोरियल लिखा था, लेकिन उसमें कहीं भी जिक्र नहीं था कि भाई जैसे भगवान की इच्छा, गॉड्स विल वगैरह वगैरह। उसके अंदर में केवल और केवल एक टूटा हुआ बाप अपनी भावनाएं शेयर करने की कोशिश कर रहा था। फिर लोग बोलेंगे कि भाई मतलब उसके बीज पहले से ही पड़ गए थे, मतलब वरना डार्विन कोई व्यक्ति अपनी बहुत बड़ी खोज को 20 साल तक पब्लिश नहीं करेगा, ऐसा क्यों होगा? तो उसके बीज तो पहले से ही पड़ गए थे। वो तो बस जब देखा कि और भी, फिर व्यक्ति उस तरीके के एग्जाम्पल्स और देखने लगता है अपने जीवन के अंदर में। वैसे तो देखा जाए तो इसके बीज भी उनके पेरेंट्स से मिल गए थे, क्योंकि भाई क्रिश्चियनिटी या इस्लाम ये भी कोई अलग अलग थोड़ी हैं इवोल्यूशन के आइडिया से, क्योंकि मैंने बताया कि वेरिएशन क्रिएट होता है और उस वेरिएशन में कुछ चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं। जैसे कि इस्लाम में भी आपको मिल जाएगा शिया, सुन्नी, अहमदिया, है ना, अलग अलग वेरिएशंस के जी हम इन बातों को मानते हैं, उसमें से कोई व्यक्ति आगे सेलेक्ट हो जाएगा। ये सेम काम आपको क्रिश्चियनिटी में मिलेगा, हिंदुइज्म में मिलेगा, सब जगह मिलेगा। ये कि बदलाव आता है थोड़ा 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 थोड़ा, और उसमें ज़रूरत के अनुसार कुछ चीज़ें सिलेक्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें सिलेक्ट नहीं हो पाती हैं, वो नीचे रह जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जो चीज़ सिलेक्ट हो जाती है वही आगे बढ़ पाती है। डार्विन के जो माँ बाप थे वो बेसिकली ऐसे चर्च से बिलोंग करते थे जो कि ट्रिनिटी जो होती है ना, कि फादर, सन और होली स्पिरिट, उस आइडिया को नहीं मानते थे। तो मतलब ये क्या है, कुछ और नहीं है, वेरिएशंस ही मिलते रहते हैं आपको, कि लोग उसको कहते इस तरीके से हैं कि मैं सही कि तू सही, वो वाला। लेकिन इट इज़ ऑल अबाउट, अगर आप पीछे हट कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा हाँ यार, जैसे ही थोड़ा समय बीतता है बहुत ज़्यादा वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं। भाई रामायण कितने तरीके की हैं? बहुत तरीके की हैं, 85 तरीकों की रामायण है। इससे क्या पता चलता है कि भाई जैसे ही समय गुजरता है वेरिएशन क्रिएट हो जाता है, उसमें से कुछ चीज़ें ज़्यादा सिलेक्ट हो जाती हैं। तो जैसे कि तुलसीदास वाली जो रामायण है, वो हमारे जो नाटक बने वो तुलसीदास वाली रामायण पे बने हैं, तो उसकी वजह से उसका जो फैलाव है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा है। जो उड़ीसा की रामायण है या फिर महाराष्ट्र की अगर कोई रामायण का वर्जन है, वो उतना पर्टिकुलर फेमस नहीं हो पाएगा। हर जगह हमें इवोल्यूशन के जो फंडामेंटल आइडिया है वो वेरिएशन एंड सिलेक्शन की फॉर्म में देखने को मिलता रहेगा। और इससे केवल और केवल अब देखें तो वो व्यक्ति इतना समझदार था कि अपने डेथ बेड पे भी, अपने जीवन के आखिरी दिनों के अंदर में भी वो व्यक्ति ये नहीं कह रहा है कि देखो मैंने गलत साबित कर दिया। वो कह रहा है कि भाई कि मैं जो गॉड के आइडिया को डिनाई नहीं कर रहा हूँ, मैं एथीस्ट से ज़्यादा एग्नोस्टिक, जो आज की टर्मिनोलॉजी है, मैं एग्नोस्टिक हूँ कि मैं गॉड के आइडिया को नहीं स्क्रेप ऑफ कर रहा हूँ, बट मुझे लगता है कि एटलीस्ट गॉड इंटरवीन तो नहीं करता है। उसने एक बार दुनिया बना दी, फिर उसके बाद अगर आपको लगता है कि जैसे कि प्रेयर वाला जो कॉन्सेप्ट है कि प्रेयर करेंगे तो आपका वो गॉड इंटरवीन करके चीज़ों को चेंज कर सकता है, तो उन्होंने बोला कि नहीं, शायद गॉड एक बार बना दिया है गॉड ने शायद उस दुनिया को, उसके बाद वो इंटरवीन तो नहीं कर रहा होगा। तो वो ये व्यक्ति चल रहा है, वो कॉन्टम्पलेशन ज़िंदगी के आखिरी समय तक भी व्यक्ति का चलता रहा। अब जब ये तो आप देखें ना कि आज के समय के अंदर में ये लिबर्टी है कि आप जाकर के इस तरीके की डिबेट्स हो सकती हैं, इस तरीके की वीडियोस बनाई जा सकती हैं। मतलब अगर कोई पर्टिकुलर अब्राहमिक स्टेट बन जाए, इस्लामिक स्टेट बन जाए, तो वहाँ पर तो इस तरीके के डिस्कशन तक ब्लास्फेमस हो जाएंगे। ये सबसे बुरी और सबसे ख़तरनाक बात जो मुझे इस पर्टिकुलर रेल्म की लगती है वो ये है कि इस तरीके के वाद विवाद और डिस्कशन का ख़त्म हो जाना, जैसे ही अगर पावर इस तरीके के यूनी वाली डायरेक्शन में अगर चली जाती है, तो कि भाई एटलीस्ट डिस्कशन तो कर सकते हैं, बातें तो कर सकते हैं, उसके ख़त्म होने की संभावना बढ़ जाती है। ये तसव्वुर, ये कंसिडर करना कि नहीं है ऊपर वाला अल्लाह नहीं है, भी ब्लास्फेमी की डायरेक्शन में चला जाता कि तुम तो ब्लास्फेमी वाली बात कर रहे हो, और ब्लास्फेमी की सज़ा क्या। तो ये वाले जो लोग हैं, एटलीस्ट अगर लोग ऐसे हैं कि जो एंटरटेन कर रहे हैं इस आइडिया को कि नहीं जी हमेशा डज नॉट मैटर, मैं क्या विश्वास करता हूँ नहीं करता हूँ, डिबेट और हम्बल और डिस्कशन और एक्सप्लोरेशन का आइडिया हमेशा ओपन है, आई एम गुड विद दैट। लोगों को ये आइडिया बड़ा बिजार प्रतीत होता है कि ऐसे कैसे हम एक सेल से आ सकते हैं, जिसके दो एग्जांपल हैं कि एक तो हम पैदा होते हैं तो वही स्पर्म और ओवम फर्टिलाइज करता है, तब भी एक सेल ही है और वो हम बन पाते हैं। और शुरुआत की भी अगर मैं बात करूं तो शुरुआत में भी ये जाएंगे मिलेंगे, तो शुरुआत में आपके एक जगह मिलते हुए प्रतीत होते हैं। लोगों को ये आइडिया बिजार लगता है कि ऐसे कैसे यार, मतलब शुरुआत से ऐसे रैंडमली चीज़ें बन जाएंगी। लेकिन
ये आइडिया उनको अजीब नहीं लगता है कि किस तरीके से अगर किसी व्यक्ति ने इंटेलिजेंट डिज़ाइन के तहत अगर किसी व्यक्ति ने हमको बनाया भी है तो वो आउट ऑफ नथिंग बना दिया। कौन सा आइडिया ज़्यादा खतरनाक लग रहा है? जैसे कि मैंने कहा कि आज मैं उन आइडियाज़ को कंपैरेटिवली ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहूँगा जो आइडियाज़ अक्सर डिस्कशन में नहीं आते हैं। जैसे कि ये आइडिया तो बहुत बार अलग अलग लोगों ने बोला कि हम तो बंदर से नहीं आए। ओके फाइन आगे बढ़ते हैं उससे कि जो एंसेस्टर्स में भी अगर हमारा कॉमन एंसेस्टर था तो उससे एक लीनेज होमो की तरफ चला गया, मतलब कि होमो सेपियंस, होमो हैबिलस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथैलेंसिस, और एक जिससे कि आज के चिंपैंजी, बोनोबो, ये हैं जो काम तकरीबन 6 से 7 मिलियन साल मतलब 60-70 लाख साल पहले एक पर्टिकुलर काम हुआ है। देखिएगा कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उस समय पर वायरस हुआ किया करते थे, और वायरस क्या करते थे कि भाई एक तरीके का वायरस है, वो 60-70 लाख साल पहले हो रहा है, और वो पर्टिकुलर वायरस क्या करता है, वायरस अगर आप ध्यान दें तो वायरस शरीर में घुसता है, सेल में घुसता है, सेल में घुस करके अपने आप को इंसर्ट कर देता है। तो अगर किसी उस समय पर कोई पर्टिकुलर वायरस हमारे डीएनए और हमारे स्पर्म और ओवम के अंदर में घुस गया, मतलब इसको कहते हैं जर्म लाइन, कि अगर मेरे देखो यहाँ पर वायरस घुसा, यहाँ पर उसने अपना डीएनए डाल दिया तो मेरे साथ मैं मरूंगा, वायरस भी मर जाएगा। लेकिन अगर उसने मेरे स्पर्म में डाल दिया और उस स्पर्म से मेरा बच्चा पैदा हो गया तो फिर उसके पूरे शरीर के सब सेलों के अंदर में वो पर्टिकुलर वायरस का डीएनए मिल जाएगा। और हमारा शरीर लोअर एस्टिमेट में 8 से 10% और हाईएस्ट एस्टिमेट में 20% 25% तक जो है वो वायरस के डीएनए हैं। हमको जो हम बनाता है वो 2% डीएनए, मतलब कि हम अपने डीएनए का 2% इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन्स बनाने के लिए, लेकिन अपने डीएनए का तकरीबन 10% तो हम वायरस हैं। अब ये जो 60-70 लाख साल पहले वायरस जब घुसेगा तो सब में लगभग बराबर घुसा होगा, तो हमारे एंसेस्टर में घुसा है ना, तो अब घुसा होगा तो उस एंसेस्टर में अगर घुसा होगा तो वो मेरे में भी वही मिलना चाहिए और चिंपैंजी में भी वही मिलना चाहिए। ये एक प्रूफ है, क्योंकि बहुत सारे हम ऐसे प्रूफ डिस्कस करते हैं, तो मैं टिपिकल प्रूफ नहीं लेकर के आ रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू कन्वे समथिंग न्यू कि अगर वो पर्टिकुलर वायरस घुस गया स्पर्म में या ओवम में या जर्म लाइन में उस पर्टिकुलर एंसेस्टर के, जिस एंसेस्टर से हम कह रहे हैं कि बोनोबो, चिंपैंजी हम लोग आए हैं, तो अगर आज की तारीख में बैठ करके हमारा डीएनए खोल के देखूंगा तो मुझे वो पर्टिकुलर सेगमेंट उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे मिलना चाहिए, और जो कि हमें मिलता है। क्योंकि अगर हमारा क्रोमोसोम भी देखेंगे तो बस इतिहास में क्रोमोसोम नंबर 2 टूटा और टूट करके एक लीनेज बन गया, जिसमें नहीं टूटा वो एक लीनेज बन गया, वो एक लीनेज इंसान, वो एक लीनेज चिंपैंजी। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी लगभग वो बराबर, तो हम पोजीशन मिल जाती है कि अच्छा यहाँ पर ज़रा देखो कि यहाँ पर वही वायरस का डीएनए है क्या। कितना अजीब ख्याल है ना कि हमारा शरीर 10% से ज़्यादा तो वायरस के डीएनए का बना हुआ है। अगर वेस्टर्न कंट्री में आपने अगर ये इनकार किया कि डार्विनियन एवोल्यूशन गलत है, आपको जाहिल समझा जाएगा। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया कि डार्विनियन एवोल्यूशन का इनकार करने वाले खुद साइंसदान मौजूद हैं। तमाम साइंसदानों ने कभी इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, डार्विनियन एवोल्यूशन को इतना इस फरोग क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इवॉल्व होकर अलग एक स्पीशी से अलग स्पीशी में मुंतकिल हुए, यहां तक कि आज हम होमो सेपियंस बन चुके हैं, तो इसका जाहिरी नतीजा यह निकलेगा कि आपको तमाम मजहबों का इनकार करना होगा। क्यों? इस्लाम बताता है कि हम इवॉल्व नहीं हुए, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। हमारे पास हजरत आदम और हव्वा का पूरा किस्सा वाकया मौजूद है जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन से टकराता है। अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका नतीजा यह निकला कि यह गलत है, और कुरान की एक चीज गलत हो गई, इसका मतलब पूरा कुरान गलत है, हमारा दावा टूट गया। लोग अक्सर, सर ने भी जब दलील दी कि भाई देखो साइंटिफिक कम्युनिटी में भी कुछ लोग हैं जो कि नहीं मानते हैं, यस होना भी चाहिए, और ऐसे कुछ लोग जब, लेकिन यही तो है कि व्यक्ति से ऊपर उठना है। किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया उससे ऊपर उठना है। जैसे कि अक्सर लोग जब
डॉक्यूमेंट्स का हवाला देते हैं तो 2001 में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, एक पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट ने बोला कि हम तो भाई जा रहे हैं पिटीशन पे साइन कराएंगे लोगों से कि जो नहीं मानते हैं, जो डार्विनिज्म को और जो इंटेलिजेंट डिज़ाइन को मानते हैं, गॉड वाली आइडिया को मानते हैं। तो ये पहले तो ये याद रखें कि जो लोग पहले से, भाई मेरे इस्लामिक दोस्त भी हैं, तो वो घुसते हैं, जब ये अब्राहमिक क्रिश्चियन तो नहीं है कोई मेरा दोस्त, लेकिन जब वो घुसते हैं साइंस के फील्ड में भी, तो वो इस आइडिया के साथ घुसते हैं कि चलो मतलब कि मैं अपने फेथ को नहीं त्यागूंगा, मतलब कि अगर मुझे उससे मिलती जुलती रीजनिंग मिलती है तो दे आर इन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग। और आधे से ज़्यादा को ज़रूरत भी नहीं है सोचने की कि गॉड जैसी, वो अपनी लैब में जाते हैं, अपने एक बहुत ही स्पेसिफिक टॉपिक पे स्टडी करते हैं। अगर वो चाहते हैं सच में ओवरऑल लेवल पे समझना चीज़ों को, तो पता चलेगा कि हाँ, कि ये आइडिया एक दूसरे से क्लैश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर साइंटिस्ट को ज़रूरत ही नहीं पड़ती उनकी लाइफ में साइंस करते वक्त। जैसे कि मैं अगर अभी जाऊँ लोगों के सामने माइक घुसेड़ दूँ और उनको फिलॉसफी ऑफ साइंस में पॉपेरियन, डेविड डॉइच और इनके आइडियाज़ को मैं उठाने को बोलूँ, इस बात की पूरी संभावना है कि ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय अ गुड एक्सप्लेनेशन, हाइपोथेसिस, कंजेक्चर एंड रेफिटेशन। आप उठा करके देख लो, बोलो किसी भी पर्टिकुलर जगह पे जाओ, बोलो कंजेक्चर एंड रेफिटेशन पता है, तो आपको ज़्यादातर भारत में साइंटिस्ट जितने भी हैं, मतलब कि आप पीएचडी वालों से पूछ लो तो ज़्यादातर बोलेंगे पता नहीं, लेकिन कर रहे हैं वो पर्टिकुलर लोग काम। उसी तरीके से ज़्यादातर लोगों को पंगे लेने की ज़रूरत नहीं है इवोल्यूशन की आइडिया से, वो कर रहे हैं काम। लेकिन फिर भी 2001 में जब लोगों से बोला कि चलो साइन करा के आते हैं, तो उनके पास तकरीबन 1000 से तकरीबन लोग होंगे, तकरीबन 7 से 10 लाख साइंटिस्ट एग्जिस्ट करते हैं, और उसमें से अगर 1000 लोग कर भी दे रहे हैं तो वो 0.01%, 0.01 या 0.001% बनना चाहिए पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी का। और इट इज़ ओके, फाइन मतलब हम जब किसी आप देखें कि कोई पर्टिकुलर हिंदू बालक जब आ रहा होता है पीएचडी की, क्योंकि हमारे दोनों तरीके के दोस्त रहे हैं, कट्टर हिंदू भी रहे हैं, कट्टर मुसलमान भी रहे हैं, जो कि अपने आइडियाज़ को लेकर के स्टबर्न है। कट्टर शब्द थोड़ा नेगेटिव कोनोटेशन में चला जाता है, लेकिन फिर वो उस तरीके की चीज़ों को ढूंढना शुरू करते हैं कि मैं इससे मिलता जुलता कोई प्रूफ देखूं ज़रा, और वो जर्नी में भी होते हैं अगर उस सच में उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाह रहे हैं तो। एंड इट इज़ बिल्कुल पॉसिबल कि आप इवोल्यूशंस के आइडिया से कॉन्ट्राडिक्शन में रहते हुए भी अपनी रिसर्च बढ़िया तरीके से बढ़िया जर्नल्स में पब्लिश कर सकते हैं। यार बोलते बोलते समय बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है, अभी आज का इतना ही बकैती रखते हैं और चलते हैं। शाम को 5 बजे हमारा वो है, क्या नाम है, क्रिटिकल थिंकिंग की वर्कशॉप है। मुझे वो पेज बनाना है, सेक्सुअल एजुकेशन है ना, फाइनेंशियल लिटरेसी, जो भी चीज़ें किताबी थ्योरेटिकली मैं चीज़ें बता सकता हूँ, वो एटलीस्ट तो उनके सॉफ्ट स्किल के लेवल पे वो चीज़ें की ही जा सकती हैं। तो नीचे लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर में। हम अगली दफ़ा मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय बाय। अच्छा, और ये भी चाहो तो तुम सजेस्ट कर सकते हो कि किसके ऊपर ली जा सकती हैं और वर्कशॉप्स, तो इंटरेक्टिव वर्कशॉप्स रही जैसे आज वाली, तो एटलीस्ट हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।